आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें एक सिंगल कंप्यूटर वायरस मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग छेड़ सका था। तो होता यह है कि 2005 में अमेरिका और इजराइल ओलंपिक गेम्स के नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। इस ऑपरेशन का मकसद एक स्पेसिफिकली न्यूक्लियर साइट को अटैक करना था जहां पर एटॉमिक बॉम्ब की प्रिपरेशंस हो रही। थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ देख लेते हैं कि ये सब स्टार्ट कहां से हुआ, कैसे हुआ, कौन से वो महरिकात थे जिन्होंने इस मुल्क को सपोर्ट किया जो एटॉमिक एनर्जी या फिर एटॉमिक पावर बनने जा रहा था। तो हम बात कर रहे हैं ईरान की। होता यह है कि 1958 में मोहम्मद रजा पहलवी के दौरे इक़्तिदार में ईरान नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक मुस्तकिल मेंबर बन जाता है और जो भी इसका मेंबर बनता है तो जितनी भी रिसर्चेज यूरेनियम पर होनी होती है वो उनका एक प्रॉपर स्टेक होल्डर बन जाता है। अब यहाँ से हमारे पास एक ट्विस्ट आता है कि 1974 में एटम्स फॉर पीस के नाम से यूनाइटेड नेशंस एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है जिसमें वो अपने तमाम मेंबर्स को यूरेनियम प्रोवाइड करती है ताकि वो यूरेनियम को अपनी पावर शॉर्टेजेस या फिर रिसर्च पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ साइट्स पर यूज कर सकें। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि 1979 में इनकलाब आ जाता है। मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत गिर जाती है। मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिकन लॉबी के बंदे थे और जो इनकलाब के रास्ते से खुमैनी की हुकूमत आती है जो कि एंटी अमेरिकन थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्या एटॉमिक एनर्जी को या फिर यूरेनियम को जो कि एटम्स फॉर पीस के नाम से यूनाइटेड नेशंस ने ईरान को डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्या उसको भी सेफली यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इस बात को मद्देनजर रखते हुए यूएन और बहुत से ऐसे ममालिक जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल होता है वो ईरान से ऐसे ट्रीटीज साइन करवा लेते हैं कि वो एटम्स को या फिर यूरेनियम को सिर्फ पीस पर्पस के लिए यूज करेंगे। लेकिन चूंकि ईरान और अमेरिका की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और इजराइल और ईरान जंगे भी आपस में लड़ चुकी हैं, तो यहाँ पर अमेरिका को खतरा होता है कि वो कहीं एटॉमिक पावर ना बन जाए और इजराइल अमेरिका को एक एक चीज की रिपोर्ट दे रहा होता है। अब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुख्तलिफ साइट्स को अंडरग्राउंड स्टार्ट रखता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि ईरान के अंदर थी जहाँ पर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही थी। यूरेनियम की एनरिचमेंट से ये मुराद है कि यूरेनियम के अंदर मुख्तलिफ आइसोटॉप्स की मिलावट की जाती है और एक ऐसी रेसिपी बनाई जाती है जो कि एटॉमिक बॉम्ब के लिए फिजिबल हो। अब यहाँ तक बात होती है कि आप यूरेनियम को नॉर्मल भी पावर शॉर्टेज के यूजेस के लिए भी एनरिच कर सकते हैं बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बॉम्ब की शक्ल में भी लेके जा सकते हैं। अब जो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मेंबर होता है उसके लिए जरूरी होता है कि यूएन से 30 के मेंबर्स हैं वो आकर आपकी साइट का दौरा करते हैं और ईरान पीरियडिकली अपनी साइट्स की रिविजन्स भी करवाता था और वहां पर आके वो लोग सिक्योरिटी चेक्स भी करते थे। वहीं पर उन्हें कुछ शक होता है कि ये इसके अलावा भी कुछ और है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक फैक्टर ये आता है कि 2010 में जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सिक्योरिटी के बंदे विजिट करने के लिए आते हैं नातान्ज साइट पर, तो वहां पर देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन्स हैं जिनके अंदर 1000 आरपीएम के साथ यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही होती है वो एक्सप्लोड हो रही होती है और जब इस चीज को वो लोग देखते हैं तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है और मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर आ जाती है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के अंदर बॉम्ब या ब्लास्टिंग हो रही है और डेफिनेटली ये बहुत रिस्की फैक्टर होता है क्योंकि कोई भी एटॉमिक ब्लास्टिंग किसी भी तरह के डिजास्टर का सबब बन सकती है। यहाँ पर ईरान के अपने इंजीनियर्स नातान्ज के इंजीनियर्स को भी नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है। अब इसके पीछे होता क्या कि 2005 में ईरान और अमेरिका सदर बुश की सरबराही में एक मिशन ओलंपिक गेम्स के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए एक वायरस बनाते हैं जो कि इतना सोफिस्टिकेटेड होता है जिसका काम उस न्यूक्लियर साइट को अटैक करना होता है जिसमें पीएलसी एक आप कह लेंगे एक कंप्यूटर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स जो कि ये कंप्यूटर है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन लेवल की चीजें बना रहा होता है। इस पीएलसी को भी एक कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। तो सिर्फ वो कंप्यूटर जो पीएलसी को कंट्रोल कर रहा हो प्लस सीमेंस कंपनी का स्टेप 7 एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हुई है, सिर्फ उसको जाके हिट करता था। अदरवाइज ये किसी भी कंप्यूटर में स्प्रेड होके बैठा रहता था अनटिल ये दो कंडीशंस मीट ना करें। थोड़ी सी टेक्निकली बात कर लेते हैं कि ये वायरस इतना सोफिस्टिकेटेड था, सिर्फ 500 केबीज साइज का वायरस इतना स्ट्रॉन्ग था। उसके 3 कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला कंपोनेंट एक वॉर्म था। वॉर्म का काम क्या होता है, जब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है वो अपने आप को स्प्रेड कर देता है। अब यहाँ पर ये बात है कि ईरान की नातान्ज साइट तो आइसोलेटेड थी, वो तो किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थी, तो फिर वो वहां पर पहुंचा कैसे? बहुत सी लोगों की राय है लेकिन ज्यादातर ऑथेंटिक यही है कि मिशन ओलंपिक गेम्स ने उस वेंडर से कनेक्ट किया जो नातान्ज की साइट को हार्डवेयर प्रोवाइड करता था। उन हार्डवेयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले बंदे को एक यूएसबी स्टिक के जरिए ये वायरस ट्रांसमिट किया गया। ये वायरस जब उसके लैपटॉप में गया, वो लैपटॉप जब नातान्ज की फैसिलिटी के इनसाइड कनेक्ट हुआ तो फिर वो नेटवर्क में स्प्रेड किया। तो पहला इसका कंपोनेंट था वॉर्म, दूसरा था इसका लिंक फाइल, इसका कंपोनेंट था रूटकिट। रूटकिट का काम ये होता है कि ये साइलेंटली अपने ट्रेसेस को हाइड करता है और मलिशियस कोड को छुपा कर अंदर रखता है और जब भी जरूरत होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस से ये इतने सोफिस्टिकेटेड 3 कंपोनेंट्स थे और रूटकिट इन सबको हाइड करके बैठी हुई थी। ये ट्रांसमिट होता जा रहा था अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 2 लाख कंप्यूटर्स के अंदर। वायरस का नाम स्टक्सनेट था, स्प्रेड हुआ और ऑलमोस्ट इसने 1/5 ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस या सेंट्रीफ्यूगल प्लांट्स को इसने डिस्ट्रॉय किया। ये काम किस तरह करता था? फर्ज कर लें कि आपके पास एक कंप्यूटर है जहाँ पर कुछ रिपोर्टिंग चल रही है और वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स जो यूरेनियम की एनरिचमेंट
इसमें लगी हुई है। अब होता क्या था कि जहाँ से कमांड जाती थी, इतनी रेवोल्यूशन आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट से सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस को स्पिन करना है, और नातान्स की साइड पे रिपोर्ट आती है ये सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस इतनी रोटेशन से स्पिन कर रही है और सब कुछ ठीक है। इस वायरस ने क्या किया कि इसने पहले सेंट्रीफ्यूगल की स्पीड को 15 मिनट के लिए हाई किया फर्स्ट टाइम जब इसे इन्फेक्ट किया, फिर 27 दिन के लिए साइलेंट हो जाता, फिर 27 दिन के बाद ये उसकी स्पीड को कम कर देता। तो इस हाई और कम स्पीड होने से सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस का एटमॉस्फेरिक साइड प्रेशर था वो उसकी वॉल्स को प्रेस करता गया और आखिर में कुछ सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस थी वो एक्सप्लोड होना स्टार्ट हो गई। कहा जाता है कि 1000 के नजदीक सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस जिनके अंदर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही थी वो एक्सप्लोड कर गई थी, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था जिसने ईरान को तकरीबन 5 साल पीछे की तरफ धकेल दिया। लेकिन मजे की बात है, ना तो अमेरिका ने ना तो इजराइल ने ओपनली एडमिट किया है कि ये स्टक्सनेट हमने डिजाइन किया, बट कुछ ऐसे क्लूज हैं प्रूव करते हैं कि ये उन्हीं का डिजाइन है। जिसमें मिसाल के तौर पर जब उनसे क्वेश्चंस किए गए तो उनकी स्माइल, बाय द वे ये फाइंड किया था फर्स्ट टाइम रशियन के सिक्योरिटी कंपनी से ये डिटेक्ट किया था और इस पे काम स्टार्ट किया था। तो इसके कोड के अंदर जो कीवर्ड्स थे, उन जब कीवर्ड्स को डिक्रिप्ट किया गया तो वो हिब्रू के थे, और उसके अंदर इजराइल के बहुत से हीरोज हैं उनकी कोई ना कोई तकरीबात की डेट्स या इस तरह की चीजें इनक्रिप्टेड थी, तो जिससे ये साबित होता है कि इसमें ज्यादा काम जो है इजराइल ने किया। और अमेरिकन से जब ये पूछा गया तो उन्होंने भी बहुत सी स्टेटमेंट्स में ऐसे बयान दिए जिससे जाहिर होता है कि ये उनकी स्पॉन्सरशिप से हुआ। इसके अलावा हस्पर स्काई लैब के हेड थे, उन्होंने भी एक दो बयान दिया था कि ये स्टेट स्पॉन्सरशिप के अलावा इतना बड़ा वायरस इन एक्शन नहीं आ सकता। और इसके अलावा अमेरिकन इंटेलिजेंस के हेड जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने भी स्टक्सनेट के बारे में एक ऐसे टेक्निकल बयान दिए जो जाहिर करते हैं कि ये उन्होंने खुद डिजाइन किया।